रोजाना करीब 1.9 बिलियन सर्विंग्स। एक बार ना इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। दुनिया भर में एक ऐसी ड्रिंक है जो लगभग हर जगह मौजूद है। मतलब चाहे कोई सिनेमा हॉल हो, क्रिकेट मैच चल रहा हो या कॉलेज की कैंटीन हो। या फिर किसी शादी का फंक्शन ही ले लीजिए। सही कहा। और हैरानी की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, जहां ये आधिकारिक तौर पर नहीं बिकती। बाकी हर जगह इसका राज है। हाँ, बाकी पूरी दुनिया में तो ये आसानी से मिलती ही है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। कैसे एक ऐसी चीज जिसके बारे में लगातार इतनी नेगेटिव बातें होती हैं, मतलब इतनी हेल्थ वार्निंग्स आती हैं, वो दुनिया के हर कोने में इतनी आसानी से पी जा रही है। आज की इस गहरी चर्चा का मकसद इन्हीं ड्रिंक्स के अंदर छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स और उनके असली असर का विश्लेषण करना है, वो भी दिए गए सोर्सेज और साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हमारा मकसद किसी तरह का डर फैलाना नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर ऐसी बातें फैलती हैं जो सच से काफी दूर होती हैं। इस चर्चा में हम जो भी विश्लेषण करेंगे वो पूरी तरह से ठोस साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित होगा। एग्जैक्ट फैक्ट्स पर। सही कहा। जब हम दिए गए सोर्स मटेरियल के फैक्ट्स को सामने रखते हैं तो लोग खुद समझ सकते हैं कि वो असल में क्या पी रहे हैं और वो लिक्विड किसी भी इंसान के शरीर के अंदर जाकर साइंटिफिकली क्या कर रहा है। सही बात है। और ठोस तथ्यों की बात करें तो चर्चा की शुरुआत इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फैलने वाले एक मिथ को क्लियर करने से करनी चाहिए। अक्सर ना व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड मैसेज घूमता है। हाँ, वो टॉयलेट क्लीनर वाला। हाँ वही, कि सॉफ्ट ड्रिंक तो टॉयलेट क्लीनर के बराबर है। लोग कहते हैं कि इसमें वही एसिड होता है जो टॉयलेट साफ करने के काम आता है। तो क्या सच में दुनिया भर की कंपनियां टॉयलेट क्लीनर को ठंडा करके बोतल में बेच रही हैं? नहीं, ये तुलना पूरी तरह से गलत है और यहीं से केमिस्ट्री का खेल शुरू होता है। देखिए, दोनों में एसिड होता है, ये सच है, लेकिन एसिड कई तरह के होते हैं। मतलब अलग अलग लेवल्स के? बिल्कुल। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एसिड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसको E338 फूड एडिटिव के रूप में जाना जाता है। ये मोल्ड और बैक्टीरिया को रोकने के लिए डाला जाता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टॉयलेट क्लीनर्स की बात करें तो उनमें सोडियम हाइपोक्लोराइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे बेहद स्ट्रॉन्ग, जो दाग निकालते हैं। हाँ, बेहद स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स होते हैं जो जिद्दी दाग निकालने के काम आते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसको पीएच लेवल के हिसाब से देखूं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच करीब 2.5 होता है। अब नींबू के रस का पीएच भी 2.0 से 2.6 के बीच ही होता है। अनार और अंगूर का पीएच भी लगभग इतना ही होता है। सही पॉइंट है। तो अगर सिर्फ एसिड या पीएच लेवल होने की वजह से किसी चीज को टॉयलेट क्लीनर बोल दिया जाए, तब तो हमारा स्टमक यानी हमारा पेट भी टॉयलेट क्लीनर हुआ। हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि हमारे पेट में खाना पचाने के लिए वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो असल में टॉयलेट क्लीनर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। अगर ये टॉयलेट क्लीनर वाली बात सिर्फ एक हवाई मिथ है, तो फिर लोग इंटरनेट पे इन ड्रिंक से इतना डरते क्यों हैं? सिर्फ हल्के एसिड का डर तो नहीं हो सकता? सही सवाल पूछा आपने। असली खतरा एसिड में नहीं है। सोर्स मटेरियल कहता है कि असली खतरा इनके अंदर छिपी हुई एम्प्टी कैलोरीज और उनके बॉडी पर होने वाले रिएक्शन में है। एम्प्टी कैलोरीज? हाँ, अगर कोई 600 ml की आम सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेता है तो उसमें लगभग 330 कैलोरीज होती हैं। अब यहाँ एम्प्टी का मतलब समझना जरूरी है। खाने की कैलोरीज और ड्रिंक की कैलोरीज अलग तरह से काम करती हैं। 330 कैलोरीज? एक मिनट, अगर मैं इसको आम खाने से तुलना करूं तो ये लगभग 2 आलू पराठों के बराबर हुआ। हाँ, लगभग। या फिर एक पूरा मसाला डोसा मील सोच लीजिए जिसमें सांबर और नारियल की चटनी भी हो। एकदम ठीक तुलना है। लेकिन यहाँ बॉडी का मैकेनिज्म समझिए। जब कोई इंसान डोसा या पराठा खाता है तो उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी को फ्यूल देते हैं। बिल्कुल। और पेट भरने पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिमाग को एक सिग्नल भेजता है जिसे सेटाइटी सिग्नल कहते हैं कि आप पेट भर गया है और खाना रोक दो। अच्छा। लेकिन इन ठंडी ड्रिंक से दिमाग को ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलता। इनमें 0 प्रोटीन, 0 फाइबर और 0 विटामिन्स होते हैं। मतलब पेट को पता ही नहीं चलता कि कुछ अंदर गया है। एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये होता है कि एक पूरी बोतल पीने के बाद भी दिमाग को लगता है कि उसने कुछ खाया ही नहीं है। तो इंसान अपना रेगुलर लंच या डिनर भी खाता है
और उस रेगुलर खाने के ऊपर से इन एक्स्ट्रा 330 कैलोरीज को शरीर में डाल लेता है। बाप रे, यानी ऐसी कैलोरीज जो भूख नहीं मिटाती, बस शरीर में जमा होती रहती हैं। और ये एम्प्टी कैलोरीज आती कहाँ से हैं? सिर्फ और सिर्फ चीनी से? हाँ, सिर्फ एडेड शुगर से। सोर्स मटेरियल कहता है कि 600 ml की एक बॉटल में लगभग 82.8 ग्राम्स एडेड शुगर होती है। ये सुनने में शायद बस एक नंबर लगता है, पर अगर इसको विजुअलाइज करें तो ये एक आम कांच के ग्लास को आधा सूखी चीनी से भरने के बराबर है। आधे ग्लास से भी ज्यादा शायद। सोचिए, अगर किसी इंसान को आधा ग्लास सूखी चीनी चम्मच से खाने को कहा जाए तो कोई नहीं खाएगा, पर जब वही चीनी लिक्विड फॉर्म में बर्फ के साथ ठंडी और उस फिज के साथ आती है तो लोग उसे पानी की तरह पी जाते हैं। आसानी से पी जाते हैं। लेकिन एक मिनट, कंपनियां तो इन ड्रिंक्स की मार्केटिंग एनर्जी और रिफ्रेशमेंट के नाम पर करती हैं। अगर इनमें कोई पोषण नहीं है तो पीते ही वो इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से आती है? वो जो इंस्टेंट एनर्जी है ना, वो असल में एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है। होता यह है कि जब इतनी सारी लिक्विड चीनी एक साथ शरीर में जाती है तो ब्लड शुगर लेवल अचानक से स्पाइक करता है। अच्छा? और इस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए हमारा पैंक्रियास तेजी से इंसुलिन रिलीज करता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो खुशी और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। यही वो एनर्जी या किक है जो लोगों को महसूस होती है। ओह, तो जो मजा आ रहा है वो असल में दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा 2017 की एक साइंटिफिक स्टडी से लगाया जा सकता है, जिसमें शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन के बराबर बताया गया था। कोकेन के बराबर? सच में? हाँ, क्योंकि ये दोनों ही दिमाग के एक ही रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक इंसानी शरीर को ठीक से काम करने के लिए एडेड शुगर की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मतलब जीरो? हाँ, जीरो। फिर भी सेफ लिमिट आदमियों के लिए 36 ग्राम्स और औरतों के लिए 25 ग्राम्स रोजाना तय की गई है। एक अकेली बोतल इस दिन भर की लिमिट को कई गुना पार कर देती है। बाप रे, एक ही बोतल में दिन भर का कोटा खत्म। और इसके लगातार सेवन से टाइप 2 डायबिटीज, वक्त से पहले स्किन एजिंग, लिवर डैमेज और किडनी पर असर पड़ने की बात रिपोर्ट्स में साफ सामने है। ये Here's where it gets really interesting. लोग इस एडिक्शन या डर से बचने के लिए क्या करते हैं? वो सीधा डाइट ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं। डाइट कोक, डाइट पेप्सी या जीरो शुगर ड्रिंक्स। हाँ, उन्हें लगता है ये हेल्दी ऑप्शन है। उन्हें लगता है इसमें चीनी नहीं है तो कैलोरीज नहीं होंगी और ये पूरी तरह से सेफ होगा। और यहीं पर एक और मैकेनिज्म काम करता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो कंपनियां पहले मीठा देकर आदत डालती हैं। फिर जब कंज्यूमर अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक होता है तो उसे डाइट के नाम पर आर्टिफिशियल स्वीटनेस बेचे जाते हैं। जैसे वो आस्पार्टेम या सैक्रिन होते हैं। सही पकड़ा आपने, आस्पार्टेम, सैकरिन या सुक्रोलोज। पर इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस का असर भी सीधा नहीं होता। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस बॉडी में करते क्या है? मतलब अगर उनमें कैलोरीज ही नहीं है तो वो खतरनाक कैसे हुए? मैकेनिज्म ये है कि जब दिमाग मीठापन महसूस करता है तो वो शरीर को कैलोरीज प्रोसेस करने के लिए तैयार होने का सिग्नल देता है। लॉजिकल है। और जब कैलोरीज आती ही नहीं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज हो जाता है। मार्च 2022 में फ्रांस में 1 लाख एडल्ट्स पर एक लंबा अध्ययन किया गया। साथ ही सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट यानी CSPI की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि आस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैंसर और हार्ट डिजीज के खतरे से जुड़े हुए हैं। बाप रे, कैंसर से? हाँ, इनका लगातार सेवन गट माइक्रोबायोम यानी हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को तबाह कर सकता है, जिससे आगे चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं होती हैं। अगर चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनेस दोनों ही इतने कंट्रोवर्शियल है और इस ड्रिंक का बेस सिर्फ एक बेस्वाद केमिकल मिक्सचर है, तो कंपनियां इसको इतना अपीलिंग कैसे बनाती हैं? यहाँ ना विजुअल इल्यूजन यानी आंखों को धोखा देने का खेल शुरू होता है। सही बात है, रंग का बहुत बड़ा रोल है। इन ड्रिंक्स का आकर्षण उनके रंग से आता है। किसी का गहरा काला रंग तो किसी का चमकता हुआ नारंगी रंग। आखिर ये डार्क ब्राउन या काला रंग आता कहाँ से है? देखिए, कोला ड्रिंक्स का जो काला रंग होता है वो कैरामल से आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये वो कैरामल नहीं है जो घर में चीनी पिघलाकर केक या पुडिंग के लिए बनाया जाता है। हाँ, वो तो खाने में ठीक लगता है। ये एक इंडस्ट्रियल फूड कलर है। इस फैक्ट्री वाले कैरामल को बनाने के लिए चीनी को अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ बेहद हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है। अमोनिया के साथ जलाया जाता है? बिल्कुल। और इस केमिकल प्रोसेस से एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे 4-MI यानी 4-मिथाइल इमिडाजोल कहते हैं। रिसर्च बताती है कि 4-MI एक कार्सिनोजन हो सकता है। यानी इससे कैंसर होने की संभावना जुड़ी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली।
मैं इसको एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। मान लीजिए किसी ने टोस्टर में ब्रेड डाली और वो पूरी तरह से जल गई, एकदम काली हो गई, या कढ़ाई में सब्जी जलकर कोयला हो गई। हम जानते हैं कि जला हुआ खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ, उसमें एक्रिलामाइड बनता है। सही, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कैंसर करने वाला तत्व मानता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान जानबूझकर जली हुई टोस्ट नहीं खाएगा, तो फिर फैक्ट्री में केमिकल्स के साथ जली हुई चीनी से बना ये काला रंग क्यों पीना चाहेगा? सही तुलना है आपकी। और 4MI का मुद्दा कितना बड़ा है ये इस बात से पता चलता है कि कैलिफोर्निया जैसे राज्य में कानून है कि किसी भी खाने या पीने वाली चीज में 4MI की मात्रा 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि हेल्थ रिस्क कम रहे। बिल्कुल। लेकिन 2012 और 2014 की टेस्टिंग में जब इन मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल्स चेक किए गए तो उनमें 138 माइक्रोग्राम्स तक 4MI पाया गया। 138, ये तो सेफ लिमिट से लगभग 5 गुना ज्यादा हो गया। 5 गुना ज्यादा, हाँ। पर क्या इन रिपोर्ट्स के आने के बाद कंपनियों ने अपना फॉर्मूला नहीं बदला? मुझे याद है इस पर काफी हल्ला मचा था न्यूज में। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि यहीं पर एक तरह का डबल स्टैंडर्ड सामने आता है। इन ग्लोबल कंपनियों ने कैलिफोर्निया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में अपना फॉर्मूला बदल दिया, क्योंकि वहां स्ट्रिक्ट कानून थे और उन्हें वार्निंग लेबल्स लगाने पड़ते। सही कहा। लेकिन भारत या बाकी विकासशील देशों में जहां फूड सेफ्टी रेगुलेशंस अलग हैं या उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वहां वही पुराना फॉर्मूला चलने दिया गया। ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन ये तो बात हुई सिर्फ डार्क कोला ड्रिंक्स की। और जो ड्रिंक्स काले नहीं होते, जैसे फैंटा या मिरिंडा जैसी ड्रिंक्स का वो चमकता हुआ नारंगी रंग, उसमें तो जली हुई चीनी या कैरमल नहीं होता। वो चमक कहाँ से आती है? उन ब्राइट ड्रिंक्स में सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे E110, जिसे सनसेट येलो FCF भी कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक एजो डाई है जो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से बनाया जाता है। एक मिनट, एजो डाई क्या होता है? और पेट्रोलियम यानी जिस बेस से पेट्रोल या डीजल बनता है, उससे निकले केमिकल्स फूड कलर में डाल रहे हैं? बिल्कुल। एज अ डाई सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। शुरुआत में इनका आविष्कार टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों को रंगने और प्लास्टिक्स में चमक लाने के लिए किया गया था, क्योंकि ये रंग आसानी से उड़ते नहीं हैं और काफी सस्ते होते हैं। कपड़ों के रंग ड्रिंक्स में? हाँ? बाद में इन्हीं केमिकल स्ट्रक्चर्स को फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि ड्रिंक्स धूप में रखने पर भी अपना रंग ना खोएं। लेकिन बच्चों के दिमाग पर इनका असर बहुत चिंताजनक है। 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में एक बड़ी स्टडी हुई थी। उस स्टडी में पाया गया कि E110 जैसे आर्टिफिशियल कलर्स का सेवन बच्चों की न्यूरोकेमिस्ट्री में दखलंदाजी करता है। न्यूरोकेमिस्ट्री में दखलंदाजी से मतलब बच्चों के बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है? असर ये होता है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनका अटेंशन स्पैन यानी किसी चीज पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, जैसे अटेंशन डेफिसिट कहते हैं। ADHD जैसी प्रॉब्लम्स। हाँ, इस ठोस सबूत के सामने आने के बाद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों ने इस रंग को पूरी तरह बंद कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने नियम बनाया कि इन रंगों वाले प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल होना चाहिए कि ये बच्चों के ध्यान और गतिविधियों पर बुरा असर डाल सकता है। पर आज भी यहाँ मिलती हुई कई ड्रिंक्स की बोतल के पीछे साफ लिखा होता है कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर 110। मतलब जहाँ स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, वहाँ ये आर्टिफिशियल इंडस्ट्रियल कलर्स आज भी हमारे डेली कंजम्पशन का हिस्सा हैं। दुख की बात है पर यही सच है। तो अब तक हमने देखा कि मीठा कैसे दिमाग को धोखा दे रहा है और रंग कैसे आंखों को। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इन ड्रिंक्स को फैक्ट्री से लेकर दुकान तक महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते, उनकी केमिस्ट्री की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। सही कहा आपने। सॉफ्ट ड्रिंक्स को मोल्ड और बैक्टीरिया से बचाने के लिए आमतौर पर E211 या सोडियम बेंजोएट नाम का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अकेले में ये प्रिजर्वेटिव अप्रूवल लिमिट्स के अंदर ही होता है। ठीक है। पर मुद्दा तब शुरू होता है जब ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलता है। कुछ ड्रिंक्स में फ्रूट फ्लेवर लाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C भी होता है। जब सोडियम बेंजोएट और विटामिन C एक ही बॉटल में मिलते हैं तो एक सोता हुआ ज्वालामुखी तैयार हो जाता है। ज्वालामुखी? हाँ, और इस ज्वालामुखी को फटने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, गर्मी और रोशनी। गर्मी और रोशनी मतलब वही कंडीशंस जो किसी भी आम ट्रांसपोर्ट ट्रक या दुकान के बाहर होती हैं। लेकिन जब ये रिएक्शन होता है तो बॉटल के अंदर आखिर बनता क्या है?
जब एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल रोशनी और गर्मी के संपर्क में आती है तो इन दोनों केमिकल्स के मिलने से एक गैस बनती है जिसे बेंजीन कहते हैं। वेट, बेंजीन? मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर क्या ये वही जहरीली गैस नहीं है जो गाड़ियों के साइलेंसर्स से एग्जॉस्ट के रूप में निकलती है? हाँ, ये वही बेंजीन है। और जिसे सांस के जरिए लेने से ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया का खतरा होता है। यानी आप कह रहे हैं कि धूप में रखी एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर प्रैक्टिकली गाड़ी के धुएं जैसी जहरीली गैस बन सकती है सिर्फ 2 आम इंग्रेडिएंट्स के आपस में टकराने से? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। मैकेनिज्म यही है, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इस पूरे रिएक्शन को रियल वर्ल्ड में इमेजिन कीजिए। एक ट्रक फैक्ट्री से निकलता है, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भरी हैं। वो ट्रक हाईवे पर 40 डिग्री की गर्मी में कई दिनों तक सफर करता है। हाँ, इंडिया में तो आम बात है। फिर दुकान के बाहर धूप में क्रेट्स रखे रहते हैं। इस पूरे वक्त में बॉटल के अंदर का सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी हीट की वजह से रिएक्ट करते रहते हैं और बेंजीन बनाते हैं। 2005 में यूएस एफडीए ने अपनी टेस्टिंग के दौरान कई कोल्ड ड्रिंक्स में इस बेंजीन को खतरनाक लेवल पर पाया था। बाप रे! फिर उन्होंने क्या किया? 2008 में इस पर विवाद होने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनियों ने अमेरिका में कई ड्रिंक्स से सोडियम बेंजोएट हटाने की कोशिश की, पर दुनिया के कई हिस्सों में आज भी ये केमिकल रिएक्शंस बॉटल के अंदर वैसे ही हो रहे हैं। ये सुनने में किसी चलते फिरते केमिकल एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है। मतलब रेगुलेटर किसी एक केमिकल को सेफ बोल देता है लैब में टेस्ट करके, पर जब बहुत सारे केमिकल्स एक साथ एक प्लास्टिक की बोतल में धूप में उबलते हैं तो वो आपस में क्या बना रहे हैं इसकी तो कोई गारंटीड टेस्टिंग होती ही नहीं। यही सबसे बड़ा फ्लॉ है सिस्टम का। और इस एक्सपेरिमेंट में और भी कई एसिड्स होते हैं, जैसे एसिडिटी रेगुलेटर्स 330 यानी सिट्रिक एसिड, जिससे थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है। फिर स्टेबलाइजर्स होते हैं ताकि केमिकल और पानी अलग अलग ना हो जाए और लिक्विड एक जैसा दिखे। हाँ, वरना रंग नीचे बैठ जाएगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड होता है। डेंटिस्ट्री की स्टडीज बताती हैं कि फॉस्फोरिक एसिड दांतों के एनामल से कैल्शियम को खींच लेता है, जिससे डेंटल करोजन यानी दांत गलने की समस्या होती है। आखिर में इन सभी तत्वों को कार्बोनेटेड वाटर यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अंडर प्रेशर मिला दिया जाता है, जिससे वो फिज और बुलबुले बनते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? चलिए एक बार इस पूरी पिक्चर को समेटते हैं। अगर हम इस चर्चा के सभी बिंदुओं को जोड़ें तो हमें एक आम सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल का असली डीएनए या ब्लूप्रिंट समझ में आता है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी, हद से ज्यादा चीनी जो डोपामीन स्पाइक करती है, पेट्रोलियम से बने अटेंशन डेफिसिट करने वाले सिंथेटिक रंग और धूप लगने पर आपस में रिएक्ट करके बेंजीन बनाने वाले प्रिजर्वेटिव्स। यही इसका सच है। और मार्केट में नैरेटिव देखिए, कंपनियां अक्सर वादा करती हैं कि वो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट नहीं करेंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है? वो स्कूल्स में क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर करती हैं, क्विजेज में इनके बैनर्स लगते हैं। हाँ, मैंने देखा है। इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स ना सही, पर ब्रांड प्लेसमेंट हर जगह होती है, जिससे बच्चे छोटी उम्र में ही इस फ्लेवर के आदी हो जाएं। पर एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस बढ़ी है। जैसे विराट कोहली और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज ने पब्लिक में आकर इन कंपनियों को एंडोर्स करना बंद कर दिया है। और अमिताभ बच्चन ने एक बार खुले मन से एक किस्से का जिक्र किया था, जहां एक छोटी बच्ची ने उनसे पूछा था कि वो ऐसी चीज का ऐड क्यों करते हैं जिसे उसकी स्कूल टीचर जहर बुलाती है। सही में? हाँ, उस एक इनोसेंट सवाल और अपने खुद के विश्लेषण ने उन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब साइंटिफिक फैक्ट्स सामने आते हैं तब लोग बेहतर फैसले लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और गलतफहमी को क्लियर करना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक छोड़कर पैकेट वाले फ्रूट जूस पीना या पैक्ड लेमोनेड पीना अच्छा ऑप्शन है। वो तो हेल्दी बोल के बेचते हैं ना। लेकिन उनमें भी उतनी ही या कभी-कभी उससे ज्यादा एडेड शुगर होती है। और जो फ्रेशली स्क्वीज्ड फ्रूट जूस होते हैं वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि एक ग्लास ऑरेंज जूस बनाने के लिए 6 से 10 संतरे लग जाते हैं। एक ग्लास में 10 संतरे? हाँ, और इस प्रोसेस में सारा जरूरी फाइबर निकल जाता है और बचती है सिर्फ फ्रक्टोस। इंसान का लिवर एक बार में इतनी सारी लिक्विड फ्रक्टोस को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। तो फिर इस मजे और आदत से बाहर निकलने का सच्चा और साइंटिफिकली बेहतरीन विकल्प क्या है? सबसे बेहतरीन और सिंपल विकल्प सिर्फ और सिर्फ साफ पानी है। जब कोई इंसान रेगुलरली आर्टिफिशियल मीठा पीना छोड़ देता है और सिर्फ पानी पीने की आदत डालता है तो शुरू के कुछ हफ्ते उसके टेस्ट बड्स और दिमाग उस शुगर स्पाइक को मिस करते हैं, पर बॉडी बहुत जल्दी अडैप्ट करती है। अच्छा।
धीरे धीरे जुबान उस नॉर्मल बिना मिठास वाले टेस्ट की आदी हो जाती है। कुछ वक्त बाद अगर वही इंसान दोबारा एक सिप कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसे वो हद से ज्यादा मीठी और अजीब लगने लगती है। सच में बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी हील और एडजस्ट कर लेती है। बस हमें दिमाग और टेस्ट बड्स की उस केमिकल आदत को तोड़ना होता है। आज के इस गहरी चर्चा ने सॉफ्ट ड्रिंक्स की जिस दुनिया का पर्दाफाश किया है वो काफी आंखें खोलने वाला था। बिल्कुल। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। आज के सोर्स मटेरियल और रिपोर्ट से एक बात बिल्कुल साफ हो गई। बड़ी ग्लोबल फूड और बेवरेज कंपनियां सिर्फ किसी देश के कानून के स्ट्रिक्ट या कमजोर होने का फायदा उठाकर एक ही ब्रांड के अंदर अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं। सही बात है। अगर स्ट्रिक्ट कानून है तो सेफ इंग्रेडिएंट, अगर कानून कमजोर है तो सस्ता और हानिकारक इंग्रेडिएंट। वाह। अगर वो दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा बिकने वाले बेवरेज के साथ इतने आराम से ये डबल स्टैंडर्ड अपना सकती हैं, तो जरा सोचिए हमारे और आपके किचन की शेल्व्स पर, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में रखे और कितने प्रोसेस्ड पैकेट बंद आइटम्स ऐसे होंगे जो इसी ग्लोबल डबल स्टैंडर्ड के तहत चुपचाप काम कर रहे हैं। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अगली बार किसी भी पैक्ड फूड के पिछले हिस्से को घुमाकर उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ना यकीनन सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा चौंकाने वाला अनुभव होगा। आज की इस गहरी चर्चा में इतना ही।